चलिए हम लोग घटना चक्र में, जो कि चित्र पर आधारित बुक है, उसमें समान विज्ञान में जीएस दृष्टि का, जिसका हम लोग अगला भाग पढ़ते हैं, जो जीव विज्ञान का है। उसका अगला भाग पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 के अनुपात को मिलाकर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? वह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और ऊर्जा भंडार की तरह काम करता है। अब हम लोग प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन का नामकरण, मतलब प्रोटीन का जो नाम दिया वो कौन था? जे मूलर। प्रोटीन का नाम किसने दिया? जे मूलर। अब प्रोटीन की खोजकर्ता कौन है? जे बर्जेलियस। प्रोटीन की खोजकर्ता कौन है? जे बर्जेलियस। और इसका क्या है? यह निर्माण की बेसिक इकाई है। यह इसमें अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीन में शरीर का लगभग 16% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। शरीर का लगभग 16% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। अब प्रोटीन का कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन करता है, शरीर की वृद्धि व मरम्मत करता है, कोशिका और जीव द्रव्य एवं ऊतकों का निर्माण करता है। प्रोटीन को विकृत करते हैं एक्सरे भारी धातु लवण में उष्मा होता है। इसमें एक्सरे का भारी धातु लवण उष्मा होता है। इसका कमी से होने वाला रोग क्या है? प्रोटीन के कमी से होने वाला रोग है क्वाशोरिकर और मेरास्मस, जो कि प्रोटीन के कमी से होने वाला रोग है। अब है प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन के प्रकार कौन? 3 प्रकार है। एक है सरल प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन और संयुग्मी प्रोटीन। तो सबसे पहले सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन है जो केवल अमीनो अम्ल से निर्मित है, और इसका उदाहरण क्या है? एल्बुमिन, हिस्टोन। सरल प्रोटीन है जो केवल अमीनो अम्ल से निर्मित है और केवल एल्बुमिन, हिस्टोन है। और वही है व्युत्पन्न प्रोटीन में। व्युत्पन्न प्रोटीन है जो कि प्राकृतिक प्रोटीन है और ये जलीय अपघटन से निर्मित है। व्युत्पन्न प्रोटीन जो क्या है? वो जलीय अपघटन से निर्मित है। इसका उदाहरण है पेप्टोन और पेप्टाइड। व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण क्या है? पेप्टोन और पेप्टाइड। और संयुग्मी प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्ल के साथ अन्य समूह से भी जुड़ा है। अमीनो अम्ल के साथ अन्य समूह से जुड़ा है। इसका उदाहरण क्या है संयुग्मी प्रोटीन का? क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन है। अब है परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन है, उसके बारे में जानते हैं। तो दूध को दही बनाने वाला जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस, जो कि दूध को दही बनाने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाला तत्व क्या है? 1:2:1, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है। प्रोटीन का संयोजी इकाई क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है? अल्फा केराटिन है। सींग, बाल, नाखून, खुर और त्वचा में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है? अल्फा केराटिन है। मस्तिष्क में एड्रीनेलिन व डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करने वाला प्रोटीन क्या है? टायरोसिन है। और न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है पोषण के साथ औषधीय गुण वाले खाद्य। पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग होने वाला रोग कौन है? बेरी। पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग करने वाला रोग क्या है? बेरी। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? मिर्च में पाया जाने वाला विटामिन क्या है? मिर्च में पाया जाने वाला विटामिन सी। विटामिन ए मानव शरीर में संचित रहता है कहाँ? यकृत में संचित रहता है। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत आम होता है। सपनों को याद करने में सहायक विटामिन का नाम क्या है? विटामिन B6। और विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत अंकुरित गेहूं का तेल। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अंकुरित गेहूं का तेल। वह विटामिन जिसे हार्मोन भी कहा जाता है, क्या नाम है? विटामिन डी को। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। जीवधारियों के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रा पोषक तत्व क्या है? माइक्रो न्यूट्रिशन एलिमेंट क्या है जो कि जीवधारियों के लिए? जिसमें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन और सल्फर है। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन और सल्फर, जो कि जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण
पोषक तत्व है। अब है फास्फोरस के बारे में जानते हैं। फास्फोरस पाया जाता है किस में? फास्फोरस पाया जाता है दूध में, पनीर में, कलेजी, जई, हरी पत्तेदार सब्जियां में फास्फोरस पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? हड्डी व दांतों को दृढ़ता प्रदान करना और शरीर में तरल पदार्थों के मध्य संरचनात्मक संतुलन बनाना है। और आयोडीन का काम क्या है? आयोडीन पाया जाता है आयोडीन नमक में, समुद्री खरपतवार और मछली में। इसका कार्य क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन को संश्लेषित हेतु आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन को संश्लेषित हेतु आवश्यक है। उसी उसी के बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? कद्दू के बीज में पाया जाता है मैग्नीशियम, बादाम में भी मैग्नीशियम पाया जाता है और पालक में भी मैग्नीशियम पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? तंत्रिका एवं पेशीय तंत्र की क्रिया हेतु आवश्यक, कैंसर से बचाव हेतु सहायक और तंत्रिका एवं पेशीय तंत्र की क्रिया हेतु आवश्यक है। वही है तांबा। तांबा पाया जाता है मछली में, यकृत में एवं अनाज में। और इसका कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का संश्लेषण, अस्थि का निर्माण और इलेक्ट्रॉन्स का संवहन करता है तांबा। जस्ता पाया जाता है मछली में, यकृत आदि में। इसका कार्य क्या है? इंसुलिन कार्य हेतु आवश्यक है। इंसुलिन कायिक हेतु आवश्यक है। कोबाल्ट। कोबाल्ट पाया जाता है मांस में, मछली, जल आदि में। और इसका कार्य क्या है? कोबाल्ट का कार्य क्या है? आरबीसी का संश्लेषण करना और विटामिन बी 12 का भी संश्लेषण करना। प्रमुख खनिज व उनके कार्य। अब प्रमुख खनिज कौन कौन है? जिसमें पहले पोटेशियम। पोटेशियम पाया जाता है किसमें? केला में, खजूर में, बीन्स में, ब्रोकली आदि में प्रोटीन पाया जाता है। इसका प्रोटीन्स का पोटेशियम जो पाया जाता है किसमें? केला, खजूर, बीन्स, ब्रोकली आदि में। और पोटेशियम का कार्य क्या है? पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में विद्युत अपघट्ट का संतुलन। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम पाया जाता है दूध में, पनीर में, अंडा में, मछली में, साबुत अन्न में, रागी आदि में। इसका कैल्शियम का कार्य क्या है? हड्डी और दांतों को मजबूती बनाना और रुधिर स्पंदन में सहायता करता है और पेशीय संकुचन में भी सहायता करता है कैल्शियम। उसके बाद है सोडियम। सोडियम पाया जाता है साधारण नमक में, मछली में, अंडा में। इसका कार्य क्या है? पेशीय संकुचन, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्ट संतुलन और तंत्रिका आवेग का संचरण करता है। लौह। लौह का कार्य, लौह पाया जाता है कहाँ कहाँ? कलेजी में, गुर्दा में, सेब में, पालक में, हरी सब्जियां में, रागी में, अंडे का पीला भाग आदि में लौह पाया जाता है। और लौह का कार्य क्या है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन का निर्माण, ऊतकों में ऑक्सीकरण। अब आ गया श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र की परिभाषा क्या है? ऐसे सभी अंग जिनसे होकर वायु आदान प्रदान होता है वह श्वसन तंत्र कहलाता है। जैसे ऐसे सभी अंग जिससे वायु आदान प्रदान हो, माने आवाजाही हो, वो श्वसन तंत्र कहलाता है। श्वसन तंत्र की क्रिया क्या है? सांस लेना और श्वसन, ब्रीदिंग और रिपायरेशन। सांस लेना और श्वसन। अब फेफड़ा। फेफड़े के बारे में जानते हैं। फेफड़ा में क्या है? बायां फेफड़ा छोटा मगर अधिक लंबा होता है। बायां जो फेफड़ा होता है छोटा मगर अधिक लंबा होता है और लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक होता है इसमें। इसमें कितना होता है? लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक होता है फेफड़े में। फेफड़े में होता है गैसों का आदान प्रदान किससे? फुसफुस श्वसन से होता है। फुसफुसीय श्वसन से गैसों का आदान प्रदान। फिर दायां फेफड़ा अधिक बड़ा और चौड़ा होता है। बायां फेफड़ा है जो छोटा मगर अधिक लंबा होता है, लेकिन दायां फेफड़ा है अधिक बड़ा और चौड़ा होता है। और क्या है? और है फुसावरण या प्यूरल मेम्ब्रेन द्वारा सुरक्षित रहता है फेफड़ा। सांस लेने में श्वसन में अंतर। सांस लेने और श्वसन में अंतर क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। सांस लेना जैविक भौतिकीय प्रक्रिया, बायोफिजिकल है, जबकि श्वसन है जैविक रासायनिक बायोकेमिकल है। श्वास लेना 2 चरण, अंतःश्वसन और उच्छ्वास है, जबकि श्वसन रिपायरेशन है मुख्य चरण, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट तंत्र है। वैसे सांस लेना ब्रीदिंग ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है, जबकि
रिपारेशन श्वसन जो कि अनैच्छिक क्रिया है। सांस लेना मतलब ब्रीदिंग जो कि ऊर्जा के उत्पादन का भाव है, और श्वसन रिपारेशन क्या है, ऊर्जा का उत्पादन है। अब श्वसन क्रिया में विभिन्न प्रकार के ग्लूकोजों का विखंडन होता है। जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन अणु का होता है, उस कोशिका द्रव से पाइरूविक में बनता है। कोशिका द्रव में पाइरूविक से भी 3 प्रकार के होते हैं। इसमें होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ईस्ट में, उससे इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा निकलता है और 2 कार्बनिक अणु निकलता है। फिर उसके बाद है ऑक्सीजन का अभाव जो कि हमारे पेशीय कोशिका में होता है, उससे बनता है लैक्टिक अम्ल और प्लस ऊर्जा 3 कार्बनिक अणु में। फिर ऑक्सीजन का अभाव हो गया। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो कि CO प्लस जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन श्वसन एक अपचायी क्रिया है जो कि शरीर के भार में कमी के कारण होता है, और श्वसनीय पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पाया जाता है। श्वसन का क्रम क्या है, पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और अंत में प्रोटीन का श्वसन होता है। इस नियंत्रण इसको कौन करता है, मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा होता है। वैसे क्रेब चक्र सर्वप्रथम वर्णन हैंस क्रेब द्वारा किया गया। क्रेब चक्र का सर्वप्रथम वर्णन हैंस क्रेब द्वारा किया गया। इसका अन्य नाम क्या है, साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राइकार्बोक्जिलिक अम्ल भी कहा जाता है क्रेब चक्र को। इसका अवस्थिति क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये पाया जाता है क्रेब चक्र। इसका कार्य क्या है, ATP का उत्पादन और ऊर्जा उत्पादन दोनों है। मानव शरीर में रक्त प्रवाह कैसे कैसे होता है। मानव शरीर में रक्त प्रवाह होता है फुसफुस धमनी, सबसे पहले फेफड़ा, लंग्स में क्या, फुसफुस शिरा से जाता है बाया लिन, लेफ्ट आर्टरी से जाता है बाया लिन, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर महाधमनी से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों, विभिन्न पार्ट ऑफ बॉडी में जाता है। उसके बाद जाता है क्या, दायां नीला राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद त्रिबनी कपाट के साथ दाहिने अलिंद से होते हुए जाता है फेफड़ा में, चला जाता है फुसफुस धमनी के द्वारा। यह है ब्लड के शरीर प्रवाह। उसके बाद है ग्लाइकोलिसिस की खोज कौन करता है, एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पायसन द्वारा किया गया था। ग्लाइकोलिसिस का खोज एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्सन द्वारा किया गया। अन्य नाम ग्लाइकोलिसिस का अन्य नाम क्या है, EMP पथ शर्करा किण्वन अनॉक्सी श्वसन। इसका कार्य क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण। श्वसन की प्रक्रिया के भाग में क्या है, बाह्य श्वसन, निःश्वसन और उच्छ्वासन। फेफड़ों में गैसीय विनिमय होता है, दाव के अंतर के कारण O2 और CO2 का विनिमय करता है। वैसे गैसों का परिवहन O2 और CO2 का फेफड़ों के कोशिका एवं वापस कोशिकाओं से फेफड़ों के बीच परिवहन होता है। फिर है O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा, और CO2 का परिवहन पहला हीमोग्लोबिन द्वारा लगभग 10 से 20% होता है, और प्लाज्मा में घुलकर लगभग 70% CO2 का परिवहन, और बाइकार्बोनेट्स के रूप में लगभग 70% CO2 का परिवहन होता है। आंतरिक श्वसन में क्या, उत्तक द्रव एवं रुधिर के मध्य गैसीय विनिमय होता है आंतरिक श्वसन में। फिर है कोशिकीय श्वसन में क्या है, ग्लूकोज का कोशिकाओं में ऑक्सीकरण होता है, और ये 2 प्रकार के होता है, अनॉक्सी श्वसन और अवायवीय श्वसन, जिसको बोलता है अनॉक्सी श्वसन को। अनॉक्सी श्वसन में क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, इस ग्लूकोज जीवाणु इथाइल अल्कोहल ईस्ट होता है, अंत में पाइरुविक अम्ल होता है। और वायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, जिसमें ग्लूकोज और O2 को जोड़ने पर क्या बन जाता है, CO2 और H2 निकलता है, और ऊर्जा भी निकलता है। इसके 2 भाग हैं, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब चक्र होते हैं। उसके बाद है त्रिवलनी कपाट, त्रिकप्सिड भाल्व, त्रिबनी कपाट में अवस्थित होता है, दायां अनिल एवं दायां निलय के बीच अवस्थित होता है। त्रिवलनी कपाट जो दायां अलिंद और दायां निलय के बीच होता है। उसके बाद है परिसंचरण तंत्र का खोजकर्ता कौन है, विलियम हार्वे। इसका शरीर में रक्त का परिसंचरण है कार्य परिसंचरण तंत्र का।
और इसका भाग कौन कौन है? हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनी। परिसंचरण तंत्र का भाग कौन कौन है? हृदय, रुधिर और वाहिनी। उसके बाद है द्विबलनी कपाट, बिस्कुपिड भाल्व। द्विबलनी कपाट कहाँ बस्ती होता है? बायां नीलंद और बायां नीलय के मध्य होता है। द्विबलनी कपाट बायां अलिंद और बायां नीलय के मध्य होता है। उसके बाद है मानव हृदय। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष, जिसमें 2 अलिंद और 2 नीलय होते हैं। इसका वजन कितना होता है? 250 से 300 ग्राम। और समानता कितने 1 मिनट में कितना 72 से 75 बार धड़कता है हृदय। अवस्थित छाती के मध्य थोड़ी बाईं होती, यह अवस्थी छाती के मध्य किधर होता है? थोड़ा बाईं होता और हृदय वरण से घिरा हुआ होता है। यह होता है पेरिकार्डियल द्रव इसमें होता है। बाहरी आघातों से सुरक्षा होता है। इसका कार्य क्या है? पंप की तरह शरीर के अंगों को रक्त पहुंचाना। पंप करके शरीर के अंगों तक रक्त पहुंचाना हृदय का काम है। उसके बाद है रुधिर वाहिनी में शिराएं, वेन। शिराएं में शिराएं समानता कैसा होता है? नीला रंग के होता है। यह बाल्वों की उपस्थिति इसमें होती है। यह पतली दीवारें होती है, अधिक चौड़ी होती है। इसका कार्य क्या है? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाना। शिराएं का कार्य क्या है? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाना। इसमें अशुद्ध रक्त का वाहन होता है। शिराएं में क्या होता है? अशुद्ध रक्त का वाहन होता है। और जैसे अपवाद में फुसफुस शिराएं में क्या होता है? अपवाद है जो कि फुसफुस शिराएं हैं, जो कि और ये है फेफड़ों से हृदय के बाएं अलिंद को ऑक्सीजन से युक्त रक्त की आपूर्ति करता है। बाएं अलिंद को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करता है शिराएं। फिर है धमनियां, आर्टरी। धमनिया का काम है बाल्व अनुपस्थित होता है, मोटी दीवार होता है, इसमें संक्रिय होता है। कार्य क्या है? हृदय से शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाना। जैसे अपवाद में है फुसफुस धमनी और दाहिने नीलय से फेफड़ों को अशुद्ध रक्त आपूर्ति करता है, इसका अपवाद है। उसके बाद है रुधिर, रक्त या रुधिर। यह लाल रक्त कोशिकाएं होता है, इसमें प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा भी होता है और श्वेत रुधिराणु भी होता है। पुरुषों की तुलना में महिला 1 लीटर कम रक्त होता है। पुरुषों की तुलना में महिला में 1 लीटर कम रक्त होता है। इसके 2 भाग हैं, एक प्लाज्मा, एक रुधिराणु। प्लाज्मा कितना होता है? 55% और रुधिराणु लगभग 45% होता है। यह तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का जो तरल संयोजी ऊतक है। इस रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच होता है 7.4, जो कि क्षारीय विलयन है। और वयस्क मनुष्य में रक्त कितना होता है? वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर। मानव रुधिर के घटक। अब मानव रुधिर के घटक क्या क्या हैं? मानव रुधिर के घटक 2 हैं, एक प्लाज्मा 55% और रुधिर जो कि ब्लड कॉर्पस है जो 45% है। प्लाज्मा में क्या होता है? जल 91%, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और रुधिर ब्लड कॉर्पस में होता है प्लेटलेट्स, लाल रुधिराणु आरबीसी। उसके बाद है श्वेत रुधिराणु डब्ल्यूबीसी भी 2 प्रकार के होते हैं, कनिकामय श्वेत रुधिराणु और कनिका विहीन श्वेत रुधिराणु। इसमें होता है इओसिनोफिल्स, बेसिफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। किसमें होता है? कनिकामय श्वेत रुधिराणु में। और कनिका विहीन श्वेत रुधिराणु में होता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। उसके बाद आते हैं श्वेत रुधिराणु, व्हाइट ब्लड कॉर्पस में आता है। व्हाइट ब्लड का अन्य नाम क्या है? ये सैनिक या वीर सिपाही इसको बोलते हैं। इसको व्हाइट ब्लड कॉर्पस को क्या बोलते हैं? सैनिक या वीर सिपाही। यह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह रोग को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसके प्रकार हैं मोनोसाइट जो कि सबसे बड़ी है, लिम्फोसाइट है, बेसिफिल जो कि सबसे कम है, बेसोफिल इसमें सबसे कम है, न्यूट्रोफिल सबसे अधिक है और इसोनियोफिल
रक्त में मात्रा लगभग 5,000 से 11,000 प्रति घन मिलीमीटर होता है। और डब्ल्यूबीसी जो रक्त में कितना होता है, लगभग 5,000 से 11,000 प्रति घन मीटर होता है। इसके अधिकता से क्या होता है, रक्त कैंसर होता है। डब्ल्यूबीसी की अधिकता से रक्त कैंसर होता है। उसके बाद है लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी सेल्स। लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल्स, इसका कुल रुधिर का कितना 40% और कुल रुधिर का 90% होता है। कुल रुधिर का 40%, कुल रुधिर का 40% और कुल रुधिर का 90% होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में होता है ऑक्सीजन का परिवहन और हीम नामक युक्त पदार्थ की उपस्थिति और रक्त लाल होता है इसके कारण। रक्त में मात्रा कितना होता है, लगभग 54 लाख प्रति घन मीटर होता है आरबीसी का। रक्त में मात्रा आरबीसी का कितना होता है, लगभग 54 लाख प्रति घन मीटर। उसके बाद प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का आकार ऐसा है, इसका कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाना। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाना। और यह रक्त में कितना मात्रा होता है, 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मीटर होता है। उसके बाद है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं केवल कशेरुकियों के रक्त में उपस्थित होता है। यह तिल्ली या प्लीहा द्वारा पुरानी रक्त कणिकाओं का नाश, अस्थिमज्जा में विकास। जीवन काल कितना होता है लाल रक्त कणिका का, 120 दिन। व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिका, इसमें होता है कणिकामय में इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। फिर कणिका विहीन में होता है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट। और निर्माण इसमें निर्माण होता है प्लीहा में निर्माण होता है लसिका ग्रंथि, अस्थिमज्जा, थाइमस ग्रंथि में इसका निर्माण होता है। उसके बाद है कार्य, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर का कार्य मापने के लिए होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर का कार्य क्या है, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर का मापन किया जाता है। और स्फिग्नोमैनोमीटर का सामान्य रक्तचाप क्या है, प्रकुचन दाब, जो कि सिस्टोलिक प्रेशर 115 से 120 mmHg, अप्रसरण दाब 75 से 80 mmHg। उम्र बढ़ने के साथ रक्तदाब क्या होता है, बढ़ता है। उम्र बढ़ने के साथ रक्तदाब बढ़ता है। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप, विभिन्नता का कारण, लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन। रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर। 4 रक्त समूह कौन कौन है, ए, बी, ओ और ए बी। और रक्त समूह की खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर कब 1900 में किया। इसमें RH फैक्टर पाया जाता है। लैंडस्टीनर और विनर ने रिसस बंदर के रक्त में खोजा है RH फैक्टर। फिर है रक्त समूह में एंटीजन ए में से एंटीजन ए में और एंटीजन बी भी। एंटीजन किसे किसे पाया जाता है, ए में और एंटीजन बी में। एंटीबॉडी ए में और एंटीबॉडी बी में भी पाया जाता है। अब रक्त समूह, रक्त समूह में रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ओ और रक्त समूह ए बी। रक्त समूह ए और ओ, तब प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी किसमें होता है, रक्त समूह ए में एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडीज बी होता है। और रक्त समूह में एंटीबॉडीज ए होता है और रक्त समूह में एंटीबॉडीज ए और बी दोनों होता है। और रक्त समूह ए बी में एंटीबॉडीज अनुपस्थित होता है। उसी के साथ आरबीसी में उपस्थित एंटीजन रक्त समूह ए में एंटीजन ए होता है और रक्त समूह बी में एंटीजन बी होता है। और रक्त समूह ओ में एंटीजन नहीं होता है। और रक्त समूह ए बी में क्या होता है, एंटीजन ए होता है और एंटीजन बी दोनों होता है। माता पिता के रुधिर वर्ग और संतानों के रुधिर वर्ग में संभव क्या क्या है। अगर माता पिता ओ और ओ हैं तो संभव है कि ओ मिलेगा, और असंभव क्या है, ए बी और ए बी, ये सब नहीं होगा संतान में। और अगर माता पिता ओ ए है या ए और ए है, माता पिता का रक्त अगर
ओ ए और ए है तो उसका मिलने की संभावना क्या है, ओ और ए, और नहीं मिलने की संभावना बी और ए बी, जो कि उसको नहीं मिलेगा रक्त। और अगर माता पिता का रक्त समूह है ओ इंटू बी या बी इंटू बी, तो इसमें संभव क्या है, बच्चों को रक्त जाएगा ओ और बी, और नहीं जाएगा जो ए और ए बी नहीं जाएगा। और वैसे माता पिता अगर ए इंटू बी हैं, मतलब माता ए या पिता बी या पिता ए माता बी, तो इसमें संतानों में संभव क्या है, इसमें लगभग सभी रक्त के समूह के संतान उत्पन्न होगा, जैसे ओ का भी, ए का, बी का और ए बी सभी का। असंभव इसमें है ही नहीं। फिर ओ और ए बी, ओ गुण ए बी के माता पिता हैं तो उसमें ए बी मिलेगा, और इसमें नहीं मिलेगा जो ओ और ए बी इसमें नहीं रहेगा। अगर माता पिता ए गुने ए बी या बी गुने ए बी या ए बी गुने ए बी रहेगा तो बच्चों में रक्त समूह कौन कौन आएगा, ए बी और ए बी, और रक्त समूह इसमें नहीं आएगा। उसके बाद है लाल रोधित कणिका अनुकूल संबंध, आरबीसी कंपेटिबिलिटी रिएक्शन। जैसे ओ से ओ वाला है जो ए को भी देगा, बी को भी देगा और ए बी को दोगी, जो बोलता है सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर। और ए बी है जो कि सर्वग्राही, ए बी सब से एक्सेप्ट कर लेता है। रक्त प्राप्त करता रक्त समूह ए, अगर रक्त समूह ए है तो ए वाला को हाँ देना चाहिए, बी को नहीं, ए बी को नहीं और ओ वाला को भी नहीं। रक्त समूह अगर ए है तो ए वाला को वो रक्त देगा और बी वाला को नहीं देगा, ए बी को भी दे सकता है और ओ को नहीं देगा। अगर रक्त समूह बी है तो वो ए को नहीं देगा, बी को देगा और ए बी को भी देगा और ओ को नहीं देगा। अगर ए बी रक्त समूह का व्यक्ति है तो किसको नहीं देगा, ए को नहीं देगा, बी को नहीं देगा, ए बी को देगा और ओ को नहीं देगा। और ओ वाला रक्त समूह वाला है जो है तो वो सभी को देगा, ए को, बी को, ए बी को और ओ को भी। परीक्षा दृष्टि, रक्त समूह व आनुवांशिक लक्षण, यह बताता है बर्नस्टीन 1924 में। प्रतिजन जिस रूप में होता है उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। एंटीबॉडीज जिस रूप में होते हैं उसे प्रोटीन बोलते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का व्यास होता है लगभग 7 माइक्रोमीटर, 0.007 मिलीमीटर के बराबर। रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडीज के निर्माण हेतु उत्तरदायी होती है लिम्फोसाइट। रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडीज के निर्माण हेतु उत्तरदायी लिम्फोसाइट। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन के रूप में परिवर्तन करने वाला एंजाइम थ्रोम्बिन। उसके बाद आ गया रक्त में शर्करा, ब्लड ग्लूकोज। रक्त में शर्करा मापन हेतु उपकरण ग्लूकोमीटर से मापा जाता है। समान मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर होता है रक्त ब्लड ग्लूकोज। इसका इकाई मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। रक्त में शर्करा इंसुलिन क्या होता है, नियमन हेतु उत्तरदायी हार्मोन है। इसमें नियमन हेतु उत्तरदायी हार्मोन है। इसका रोग क्या क्या है, अधिकता से क्या होता है, मधुमेह रोग, और कमी से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। उत्सर्जन तंत्र, एक्सोरेटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा, जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों के द्वारा बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। उत्सर्जन चरण से क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। और उत्सर्जी पदार्थ मुख्यतः इसमें नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया इससे निकलते हैं उत्सर्जन से। प्रमुख अंग कौन सा है, ब्रीक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय व मूत्रमार्ग। सहायक अंग क्या होता है, यकृत, त्वचा और फेफड़े। महत्वपूर्ण तथ्य, भ्रूण अवस्था में हृदय की धड़कनें 1 मिनट में लगभग 150 बार धड़कता है। भ्रूण अवस्था में हृदय की धड़कनों का नियमन करता है साइनो आर्टिकुलर नोड एसएन। साइनो आर्टिकुलर नोड एसएन होता है दाहिने अलिंद राइट आर्टरी की दीवार पर। हृदय की दर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन और एड्रीनेलिन होता है। नोट, अम्लीयता से हृदय गति बढ़ती है और क्षारीयता से कम होती है।
उसके बाद है ब्रिक, किडनी। किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। किडनी संख्या कितनी होती है? 2, एक जोड़ी, और 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग कार्टेस और भीतरी भाग मेडुला। किडनी के 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग कार्टेस और भीतरी भाग मेडुला। इसमें डायलिसिस किया जाता है, जो कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। डायलिसिस द्वारा रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है। इसका कार्य क्या है? रुधिर को छानना, अनावश्यक पदार्थों को हटाना, शरीर में लवणों एवं जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त के प्रसरणीय दाब और रक्त की मात्रा का नियमन और मूत्र निर्माण करना। उसके बाद है लसिका। लसिका परिसंचरण तंत्र में लसिका, यह अंतरकोशीय होता है, अवकाशों में पाया जाने वाला पीला द्रव है, संचरण दिशा ऊतकों के हृदय की ओर होता है, संघनन ऑक्सीजन है, लिम्फोसाइट वसा और लिम्फोसाइट का निर्माण केंद्र लसिका है। लसिका का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। यह लिम्फोसाइट द्वारा धूल के कण जैसे कैंसर कोशिकाओं एवं जीवाणु, विषाणु आदि को छानकर अलग करना, घाव भरने में सहायता, ऊतकों से पदार्थ के शिराओं में परिसंचरण में सहायक। उसके बाद है विभिन्न जंतु अब उनकी उत्सर्जन प्रक्रिया। एक कोशिकीय जीव विसरण द्वारा, सिलेंट्रेस सीधे कोशिकाओं से उत्सर्जन करता है, चपटे कृमि ज्वाला कोशिका से उत्सर्जन करता है, और एनेलिडा संघ वृक्क द्वारा उत्सर्जन करता है, और कशेरुकी जो वृक्क द्वारा ही करता है। उसके बाद है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो कि वृक्क की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन क्या है? वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक वृक्क में लगभग कितना? 10 लाख, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख बोमैन संपुट होते हैं। बोमैन संपुट प्रत्येक वृक्क में 10 लाख होते हैं। नेफ्रॉन में स्थित छोटी सी प्यालीनुमा संरचना है। नेफ्रॉन में स्थित छोटी सी प्यालीनुमी संरचना है। क्या? नेफ्रॉन में छोटी सी प्यालीनुमी संरचना क्या है? और कार्य इसका क्या है? रक्त का शोधन करना। उसके बाद है मानव मूत्र। मानव मूत्र का संघनन कहाँ से होता है? जल, इसमें मूत्र में होता है जल 95%, यूरिया 2.6%, लवण 2%, क्रिएटिन 0.3%, और इसको यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा में होता है। यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा में, मात्रा लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन मूत्र त्याग करता है। मूत्र का पीएच मान 6 जो कि हल्का अम्लीय औसत होता है। निर्माण की प्रक्रिया, यकृत, यूरिया निर्माण, वृक्क और अल्ट्रिफिकेशन से मूत्र का निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं वृक्क, यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं, यकृत, लीवर। इस लीवर में होता है यूरिया का संश्लेषण, सिंथेसिस, शरीर से अल्कोहल और अन्य हानिकारक पदार्थों का निष्कासन। फिर है फेफड़ा, फेफड़ा लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का उत्सर्जन। फेफड़ा में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का उत्सर्जन। उसके बाद त्वचा, त्वचा क्या होता है? अनावश्यक लवणों एवं यूरिया आदि को पसीने के माध्यम से बाहर निकालना। त्वचा से होता है जो कि अनावश्यक लवणों और यूरिया आदि को पसीनों के माध्यम से बाहर निकालना। Subscribe my channel.